नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं स्कार एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। स्कार एंडोमेट्रियोसिस के केस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिजेरियन रेट्स के बढ़ते दर को देखते हुए हर दिन हम ओपीडी में स्कार एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट ज़रूर एनकाउंटर करते हैं। तो आइए समझते हैं स्कार एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपलब्ध उपचार। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चादानी की जो सबसे अंदर की लेयर, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जब वो झड़ती है तो ही हम उसे पीरियड्स मानते हैं। हर महीने ये एंडोमेट्रियम बनता है, बिगड़ता है, झड़ता है। इसी को पीरियड्स कहा जाता है और ये टोटली हार्मोन से संचालित होता है। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में बहुत ज़्यादा थ्योरी बताई गई हैं, जिसमें से एक थ्योरी जो सबसे मोस्ट कॉमन मानी जाती है वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। मतलब पीरियड के दौरान एंडोमेट्रियम वजाइना से के थ्रू ना आकर फेलोपियन ट्यूब के रास्ते उल्टी दिशा में आकर पेल्विक कैविटी में कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है। अब जब ये एंडोमेट्रियम टिश्यू जहाँ भी जाकर डिपॉजिट होगा, ये हर महीने उस हार्मोन्स के चेंजेस के चलते इसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। जब इसके ब्लीडिंग का टाइम होगा या मेंस्ट्रुएशन का टाइम होगा, यहाँ पर भी ब्लीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरी में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, तो लेडी को जब भी पीरियड आएगा तो इस पीरियड के दौरान ये टिश्यू भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपके यूट्रस की लेयर बिहेव करेगी। यहाँ पे भी ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे ब्लड कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये किसी वे के थ्रू बाहर नहीं आ सकता। एंडोमेट्रियम जनरली मेंसेस में वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, इसलिए कहीं कलेक्शन नहीं होता। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ये एंडोमेट्रियल फ्लूइड जो एंडोमेट्रियम में कलेक्ट होगा, उसके कलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होती है। उसमें पेन, कलेक्शन, काफ़ी सारे अडहेशंस जिसे हम चिपकन कहते हैं, ये सब्सिक्वेंटली डेवलप होने लग जाते हैं। ये बात हो गई आम एंडोमेट्रियोसिस क्या है। अब यही एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी भी तरह की सर्जरी हुई है और उसका स्कार है, फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली सिजेरियन के बाद ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। स्कार मतलब कोई भी ऐसा चीरा जो अब हील हो चुका है, वहाँ पर जाकर अगर आपका एंडोमेट्रियम डिपॉजिट हो गया है और लेडी इस तरह के सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, पीरियड्स के दौरान इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ पे मुझे पीरियड्स के टाइम पे सूजन भी महसूस होती है और ये सूजन अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये टिपिकल सिम्टम होते हैं स्कार एंडोमेट्रियोसिस पे। जब हम उस पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो पाते हैं कि जो चीरा दिया गया होता है उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक तरह की सूजन, जिसे टच करने पे पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में भी जाता है और ये हर साइकिल पे उसके रिपीट होता है। अब स्कार एंडोमेट्रियोसिस कई चीज़ों पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, वो किस लेवल पे है, डीप है, सुपरफिशियल है, जस्ट स्किन के नीचे फैट में है या मसल तक जा चुका है, इस पर भी उसका इलाज निर्भर करेगा। उसके सिम्टम निर्भर करेंगे, कितने दिनों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, वहाँ पे अच्छा कलेक्शन हो गया है, साइज़ कितना बड़ा है स्कार एंडोमेट्रियोसिस का। ये सब आपके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने में फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर डीप एंडोमेट्रियोसिस हो या सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस हो, लेकिन साइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। छोटे मोटे एंडोमेट्रियोसिस को, जिसे स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, उन्हें हम दवाइयों के द्वारा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेशेंट की भी ऑब्वियसली एक फर्स्ट चॉइस होती है कि डॉक्टर साहब अब एक और ऑपरेशन नहीं, दवाओं के द्वारा ही आप ट्राई करने की कोशिश करें। तो कई बार कुछ बॉर्डर लाइन साइजेस पे भी हम पेशेंट की चॉइस के हिसाब से उसे एक बार 3 महीने या 6 महीने का मेडिकल का कोर्स देकर और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से रेगुलर 3 मंथली या 2 मंथली इंटरवल पे हम उसे फॉलो अप करते हैं और प्लस पेशेंट के सिम्टम भी देखते हैं कि वो सुधर रहे हैं कि नहीं। यदि दवाओं के द्वारा ये चीज़ सेटल नहीं होती, साइज़ में कोई रिडक्शन नहीं होता, सिम्टम्स बिल्कुल चेंज नहीं होते, क्योंकि इस तरह की बीमारी में पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हमारा मेन ऑप्शन है। अगर पेशेंट के सिम्टम नहीं सबसाइड होते, उसे बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द ओनली ऑप्शन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन स्कार एंडोमेट्रियोसिस।
हम ऐसे में उस एंडोमेट्रियल टिश्यू को, उस स्कार एंडोमेट्रियोसिस को वाइड इंसिजन देके आसपास बहुत अच्छी मार्जिन को लेते हुए कि कहीं पे भी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू का कोई कण ना छूटे, ऑपरेशन करते हैं। वहाँ पे एक वाइड लोकल इंसिजन देकर हम पूरा टिश्यू एक्साइज करते हैं, उसे बायोप्सी के लिए भेजते हैं। ऐसे में पेशेंट डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स हम उन्हें डिस्चार्ज भी कर देते हैं एंड वो पेशेंट सिम्प्टोमेटिकली टोटली इस दर्द से रिलीफ हो जाते हैं। एक जो चीज़ इस बीमारी को थोड़ा सा रिकरेंस का जो रेट है उसकी तरफ ज़रूर हमें पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि इन सब केसेस में रिकरेंस की संभावना ज़रूर रहती है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो है हमारा लाइफस्टाइल। ये सारी चीज़ें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं। तो अगर पेशेंट जितना अच्छा लाइफस्टाइल रखेगा, जो चीज़ें वो अपनी तरफ से अपनी बॉडी को के लिए कर सकते हैं वो यही है कि बहुत ज़्यादा फिट रहें, अपने डेली रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर इंक्लूड करें और कोशिश करें कि एक ऐसा रूटीन आपका रहे कि जिससे आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस मिनिमम टू मिनिमम रहे, ताकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ना हो और आपको इन सब चीज़ों का रिकरेंस ना बने। प्लस कभी भी स्कार एंडोमेट्रियोसिस होने पर लोकलाइज्ड अल्ट्रासाउंड ना कराएं, एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन ज़रूर कराएं अगर आप स्कार एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हैं, ताकि छोटी मोटी जो एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स हैं हम उन्हें भी जान पाएँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम उन्हें भी फॉलोअप में रख सकें, या अगर आपको लग रहा है कि सर्जिकली रिमूवेबल हैं तो कम से कम हमें ये पता हो कि कहाँ कहाँ पर वो डीप डिपॉजिशंस हैं। हैव अ हैप्पी and healthy life. Thank you.